क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान की दास्तान सुनी है जो हर रोज अपनी जान एक पतली सी रस्सी के सहारे दांव पर लगाकर समुद्र की खौफनाक चट्टानों के बीच पक्षियों का शिकार करता था। एक ऐसा मजबूर बाप जिसके घर लगातार 3 बेटियां पैदा हुईं, तो उस जमाने के काले कानून के तहत नवाब उसकी जमीन, घर और पूरी जायदाद छीनने आ पहुंचा। अपने परिवार को बेघर होने से बचाने के लिए उस बाप और उसकी बीवी ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसने उनके पूरे परिवार के दिल को चीर कर रख दिया। चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली, भावनाओं से भरी, पूरी और अटूट कहानी की शुरुआत होती है एस्मार नाम के एक बेहद गरीब शिकारी से। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो हर रोज अपनी जिंदगी को एक अकेली रस्सी से बांधता था। सीधी खड़ी चट्टानों और नुकीले पत्थरों के बीच वो किनारे पर घोंसला बनाने वाले समुद्री पक्षियों को ढूंढता था। एक दिन एक पक्षी पकड़ने के तुरंत बाद उसने चट्टान की चोटी से अपनी बेटी को घबराकर पुकारते सुना। एस्मार ने अपनी उस पहली कतार वाली जगह को छोड़ दिया जिसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, और उसे एक दूसरे गांव वाले को सौंप दिया। फिर उसने अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लादा और बिना रुके घर की तरफ भागा, क्योंकि सामल, जिस आदमी का जिक्र उसकी बेटी ने किया था, न केवल उस जमीन का मालिक था जिस पर वे रहते थे, बल्कि सालों से उसकी बीवी पर गंदी नजर भी रखे हुए था। सामल बचपन से जोहाना को पसंद करता था। उसने कभी सोचा था कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन जोहाना ने एस्मार नाम के एक पक्षी पकड़ने वाले को चुना और लगातार 2 बेटियों को जन्म दिया। उस टापू के कड़े कानून के मुताबिक अगर कोई किराएदार किसान लीज की मियाद खत्म होने से पहले एक बेटे को जन्म नहीं दे पाता, तो मकान मालिक को जमीन वापस लेने और लीज आगे न बढ़ाने का पूरा हक था। एस्मार की लीज खत्म होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अगर उसकी बीवी के पेट में पल रहा बच्चा लड़का निकला तो वे इस घर में रहते रह सकते थे, वरना उन्हें बेघर करके बीहड़ में फेंक दिया जाता। उत्सुक होकर एस्मार ने अलमारी से लीज का कागज निकाला और शर्तों की तरफ इशारा करते हुए सामल से कहा कि जोहाना पक्का एक बेटे को जन्म देगी और लीज आगे बढ़ाने की हर शर्त पूरी करेगी। सामल को भगाने के बाद एस्मार एक जीते हुए योद्धा की तरह लग रहा था। उसने खुशी में अपनी बीवी को गले लगाया, मानो उसे वो बेटा मिल गया हो जो वो चाहता था और परिवार का संकट टल गया हो। लेकिन ठीक उसी पल जोहाना को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। साफ था कि वक्त आ गया था। एस्मार में जैसे अनगिनत ताकत आ गई हो। उसने दाई को अपनी पीठ बिठाई और ऐसे घर की तरफ भागा मानो उसके पैर जमीन को छू ही न रहे हों। कमरे के अंदर से आती उसकी बीवी की दर्द भरी चीखें उसे कांटों पर खड़ा कर रही थी। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था, फिर भी उसकी छोटी बेटी के चेहरे पर उसकी उम्र से ज्यादा शांति थी। उसने धीरे से ऐलान किया, कभी बच्चे पैदा नहीं करेगी। जब एक नवजात बच्चे के रोने की साफ आवाज दरवाजे के पार गूंजी, तो एस्मार अचानक पूरे शरीर से कांप उठा। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा धकेला और आखिरकार उस नन्ही सी जान को देखा जो उसकी सारी उम्मीदों को थामे हुए थी। लेकिन उसकी बीवी के चेहरे के आंसुओं ने खामोशी से जवाब दे दिया था, और एस्मार का दिल एक पल में बैठ गया। चाहे वो इसे मानने के लिए कितना भी तैयार न हो, उसे इस कड़वे सच का सामना करना पड़ा कि उसे एक और बेटी मिली है। उसकी तड़भरी चीख ने जोहाना की एक माँ वाली खुशी को चकनाचूर कर दिया। तीसरी बेटी के आने से कोई उम्मीद नहीं आई। इसके बजाय उसने एक बार फिर परिवार की बेरहम सच्चाई को उनके सामने खोल कर रख दिया। यहाँ तक कि 6 साल की विगदिस भी अपने माँ बाप के आसपास फैली भारी निराशा को पढ़ सकती थी। वो अक्सर बाजार में सामान बेचने के लिए अपने पिता के साथ बंदरगाह जाती थी। आने जाने के रास्ते में 2 घंटे लगते थे, फिर भी उसने कभी थकने की शिकायत नहीं की। वो शांत और समझदार आंखों से दुनिया को देखती थी। उसका मानना था कि अगर वो लड़कों की तरह बर्ताव करेगी तो वो अपने माँ बाप के चेहरे से उदासी को भगा सकती है। लेकिन उसके छोटे कंधे आखिरकार उस कड़क सीमा के सामने बेबस थे जो समाज ने औरतों के लिए खींच रखी थी। उस दिन बाप और बेटी सूखी मछली, 2 जानवरों की खालें और एक समुद्री पक्षी लेकर आए। हमेशा की तरह सराय की मालकिन लिविया ने वो पक्षी ले लिया। थोड़ा इसलिए क्योंकि उसकी रसोई में इसका इस्तेमाल हो सकता था, और थोड़ा इसलिए क्योंकि ये एस्मार के काम में मदद करने का उसका तरीका था। जब उसने सुना कि जोहाना ने सही सलामत एक और लड़की को जन्म दिया है, तो वो तुरंत अपनी सहेली से मिलने पहुंच गई। लेकिन जिस चीज ने उसका स्वागत किया वो था जोहाना का चेहरा, जो चिंता से घिरा हुआ था। लिविया के पास पेरिस के एक मशहूर डॉक्टर की लिखी एक किताब थी। उसके अंदर बच्चे के जन्म की समस्याओं के बारे में बातें लिखी थी। उसने अपना सिद्धांत और बेटा पैदा करने का एक संभव तरीका शेयर किया, लेकिन उस विचार ने जोहाना के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। इस बीच एस्मार महीने का किराया देने सामल के पास पहुंचा। बदले में उसे ठंडे मजाक के सिवा कुछ नहीं मिला। सामल ने एक और बेटी होने पर उसका ताना मारा। पीछे हटने से इनकार करते हुए एस्मार ने सबके सामने ऐलान किया कि साल खत्म होने से पहले वो पक्का एक बेटे का बाप बनेगा और लीज की शर्तों को पूरा करेगा। लेकिन इस बड़ी बड़ी बातों के बाद उसके अंदर जरा सा भी भरोसा नहीं था। वो भारी चिंता हर जगह उसका पीछा करती रही। यहाँ तक कि पक्षी पकड़ना, जो काम वो सबसे अच्छे से करता था, उसमें भी वो बार बार नाकाम होने लगा। उस रात जोहाना ने अपने पति को बताया कि लिविया आई थी और उसने उनके सामने 2 रास्ते रखे हैं। पहला रास्ता यह था कि वो दूसरी शादी कर ले, इससे पहले कि जोहाना अपनी बात पूरी करती। एस्मार ने इस विचार को सीधे खारिज कर दिया। उसके दिल में जोहाना ही हमेशा उसकी इकलौती बीवी रही थी। उसके इस जवाब ने जोहाना के दिल को छू लिया। लेकिन दूसरा रास्ता उसके गले में अटक गया और वो इसे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने केवल अपनी आंखें नीची की और एस्मार से कहा कि वो अगले दिन खुद लिविया से बात करे। अगली सुबह जब विगदिस ने अपने पिता को बाहर जाने की तैयारी करते देखा, तो वो तुरंत दौड़ कर आई, ये उम्मीद करते हुए कि वो फिर से उनकी मदद करने जाएगी। लेकिन इस बार एस्मार उसे साथ नहीं ले गया।
इसके बजाय वो विचारों में डूबा हुआ अकेला ही ठेला ढकेलता हुआ बंदरगाह की तरफ चला गया। घर पर रुकने के लिए मजबूर, विगदिश गुस्से में एक छोटी फूली हुई मछली की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। उसे ब्रेड पकाना सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसे अपनी माँ की ये लगातार बातें और भी बुरी लगती थीं कि एक अच्छी बीवी और माँ कैसे बनते हैं। उसकी बेटी के इस बागी रवैये ने जोहाना के सब्र को पहले ही खत्म कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाती, सामल एक बार फिर उसके दरवाजे पर एक भटकते साये की तरह आ पहुंचा। शादी से पहले जोहाना को पूरे टापू की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता था। वो सामल के लिए एक ऐसी इच्छा थी जिसे वो छू भी नहीं सकता था। शादी होने और बच्चे होने के बाद भी सामल ने कभी हार नहीं मानी। 10 सालों से ज्यादा समय तक वो अकेला रहा, उस दिन का इंतजार करता रहा जब वो जोहाना को वापस पा सके। उसने वादा किया कि अगर जोहाना एस्मार को छोड़कर अपनी मर्जी से उसकी बीवी बनने को तैयार हो जाए तो वो उसे एक अमीर और इज्जतदार जिंदगी देगा। वो उसकी बेटियों को भी अपनी बेटियों की तरह रखेगा। सच तो यह था कि सामल का क्रूर स्वभाव उस समय भी दिख गया था जब उसने पहली बार जोहाना का पीछा किया था। वही वजह थी जिससे जोहाना उसकी असली सच्चाई देख पाई थी और उसने एस्मार को और भी मजबूती से चुना था। एक बार फिर उसने बिना किसी रहम के सामल को ठुकरा दिया। एक शांत आवाज में उसने उससे कहा कि वो अगर 1000 बार भी आएगा तो उसका जवाब वही रहेगा। उस पल एस्मार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दुश्मन उसके घर पहुंच चुका था। बंदरगाह पहुंचने के बाद वो लिविया को ढूंढने ही वाला था, लेकिन उसकी नौका चलाने के दिनों का एक पुराना दोस्त पहले आ गया और उसने एस्मार को फिर से रेस में हिस्सा लेने का न्योता दिया। एस्मार ने एक गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को दबाया और चलकर लिविया के पास गया। उस समय वो एक फ्रांसीसी आदमी के साथ बहुत करीब दिख रही थी। ये साफ था कि उनका रिश्ता बहुत गहरा था। लिविया ने उससे कहा कि वो अपना सामान बेचने के बाद उससे मिलने आए और वादा किया कि वे तब बात करेंगे, अपना ठेला खाली करने के बाद। एस्मार तय किए गए वादे के मुताबिक सराय में गया, लेकिन वहां जाकर उसने अचानक लिविया को उस फ्रांसीसी आदमी के साथ बहुत करीब देख लिया। कपड़े पहनने के बाद लिविया ने उसे अंदर बुलाया। उसने वही किताब निकाली जिसका जिक्र उसने जोहाना से किया था। भले ही किताब में यह साफ नहीं लिखा था कि बेटा कैसे पैदा होता है, लेकिन उसने एक संभावना जरूर बताई थी। अगर कोई जोड़ा बेटा पैदा नहीं कर पा रहा है तो शायद उनके शरीर आपस में मेल नहीं खाते। एस्मार को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, और वो इस बात पर और भी कम यकीन कर पा रहा था कि किस्मत उसका इतना क्रूर मजाक उड़ाएगी। अभी एक रात पहले ही उसने कसम खाई थी कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन अब उसके सामने जो दूसरा रास्ता था वो ये मांग कर रहा था कि वो अपनी ही बीवी को किसी पराये मर्द की बाहों में ढकेल दे। वो एक इकलौता रास्ता उसे पूरी तरह निगल रहा था, जैसे चट्टानों के नीचे का जमा देने वाला ठंडा समुद्री पानी। लेकिन उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। नैतिकता, जज्बात और सच्चाई ने उसे हर तरफ से घेर लिया था, जो आखिरकार एक ऐसे फैसले में बदल गया जिससे वो भाग नहीं सकता था। इस बार वो रोज की तरह जल्दी घर नहीं भागा। इसके बजाय उसने खुद को कड़वी शराब में डुबो दिया, कुछ पल की बेहोशी की तलाश में। लेकिन नशा हमेशा उतर जाता है, और जिस चीज का सामना करना था उससे हमेशा के लिए बचा नहीं जा सकता था। जो काम एक लड़का कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ। ये वही वाक्य था जो 6 साल की छोटी बच्ची अपने पिता से बार बार पक्के इरादे से कह रही थी। उसे सिर्फ अपने माँ बाप के चेहरों पर वो दुख दिख रहा था जो लगातार 3 बेटियां होने के बाद आया था। जो बात वो समझ नहीं पा रही थी वो ये थी कि ऐसा कानून आखिर मौजूद ही क्यों है। क्यों जिस परिवार में बेटा न हो वो अपनी जमीन किराए पर रखने के लायक भी नहीं रहता। उसकी बेटी के शब्दों ने जोहाना को एक पल में जगा दिया। इतने समय से वो और उसका पति सिर्फ लीज खत्म होने से पहले बेटा पैदा करने पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये भारी अदृश्य दबाव उनकी छोटी बच्ची ने पहले ही महसूस कर लिया था। बच्ची के उन मासूम शब्दों ने जोहाना के दिल को सुई की तरह चुभा दिया। लेकिन जिस इंसान को इससे भी ज्यादा दर्द हो रहा था वो था उसका पति एस्मार। वो सिर्फ एक बेटा पाने के लिए अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास भेजने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो जिस दिन हिचकिचाता उसके पूरे परिवार के बेघर होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता। खुद को शराब में धुत करने के बाद वो आखिरकार उस ढीठ ठेले को ढकेलता हुआ लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। जोहाना पूरे दिन रात जागी रही। आखिरकार सुबह के 3 बजे उसका पति वापस आया। अगले दिन तो उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को किनारे पर समुद्री घास इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। जब वे अकेले रह गए तो उसने और उसके पति ने उस भारी मुद्दे पर बात जारी रखी। एक अदृश्य दबाव पूरे परिवार पर एक बड़े जाल की तरह लटका हुआ था। एस्मार गुस्से में आंगन में आगे पीछे टहल रहा था। जोहाना कपड़े धोने के काम को बार बार करके अपने अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश कर रही थी। अलग अलग तरीकों से पति और पत्नी दोनों एक ही घबराहट को बयां कर रहे थे। उनकी दोनों बेटियां समझदार बनने की पूरी कोशिश कर रही थीं, अपने छोटे कंधों पर घर के काम में मदद कर रही थीं, लेकिन उनकी कोशिशें भी उनके सामने खड़ी उस कड़क सच्चाई को हिला नहीं पा रही थीं। उस रात पति और पत्नी बिस्तर पर एक साथ लेटे थे। पूरे दिन इस मुद्दे से बचने के बाद एस्मार ने आखिरकार पहले बात शुरू की। लेकिन जिस बात ने जोहाना को इस बात से भी ज्यादा डरा दिया कि क्या वे एक बेटा पैदा कर पाएंगे, वो ये थी कि कामयाबी के बाद क्या होगा। वो उस मददगार का सामना कैसे करेगी जो उनकी जिंदगी में कदम रखने वाला था। जोहाना ने अपने दिमाग में उस सवाल को 1000 बार घुमाया था। अपने ऊपर लगी लकड़ी की कड़ियों को घूरते हुए उसने फुसफुसाकर अपनी शर्तें रखी। वो आदमी स्थानीय नहीं होना चाहिए और वो ताकतवर और खूबसूरत होना चाहिए। उस आमसी रात में उस जोड़े ने अपने तकिए के पास एक बेहद असाधारण फैसला लिया। 2 दिनों बाद वो परिवार सालाना नौका दौड़ देखने के बहाने बंदरगाह पर गया, लेकिन उनके आने की असली वजह वो नहीं थी।
एस्मार और लिविया के बीच एक दूसरे को देखने के इशारे ने उस फैसले को बयां कर दिया जो उन्होंने आखिरकार लिया था। उस जोड़े ने अपनी दोनों बेटियों को जगह रोकने के लिए आगे भेज दिया। फिर वे लिविया के पीछे पीछे उसकी सराय में चले गए। सच्चाई ने एस्मार को इस अजीब प्रस्ताव को मानने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दिल से ये चीज उसे तड़पा रही थी। इसलिए जब उसने अपनी बीवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी तो उसने उसका गलत मतलब निकाला कि शायद वो किसी अनजान मजा लेने के लिए उत्सुक है। शायद जलन के मारे उसने अचानक खुद को नौका दौड़ की टीम में शामिल कर लिया। वो सबके सामने अपनी मर्दानगी की ताकत दिखाना चाहता था, खासकर उस दुश्मन के सामने जिसे उसने अपने दिमाग में सोच लिया था। बंदूक की गोली की आवाज के साथ वो खतरनाक रेस शुरू हो गई। एस्मार ने हर एक चप्पू चलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही आसपास पानी की बौछारें उड़ी, उसकी तेज नजरें बाहर से आई टीमों को देखने लगी। आखिरकार वो फ्रांसीसी टीम के एक आदमी पर जाकर टिक गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फ्रांसीसी कैप्टन था जिसके स्लिविया के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे। उसके पास न केवल कमाल का नेतृत्व था, बल्कि गजब की ढलने की काबिलियत और जबरदस्त शारीरिक ताकत भी थी। हर नजरिए से वो उस जोड़े की चुनी हुई शर्त पर खरा उतरता था। टीम में एस्मार के होने से जीतने वाले पर कोई शक नहीं बचा था। फिर भी उस फ्रांसीसी कैप्टन के शानदार प्रदर्शन ने सच्चे दिल से उसकी इज्जत जीत ली। अपने पति से बात करने के बाद जोहाना को भी लगा कि ये आदमी सबसे सही चुनाव है। लिविया ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खोजबीन के बाद जिस आदमी को वे चुनेंगे वो वही होगा जिससे वो प्यार करती थी। हर साल जब कैप्टन उस टापू पर आता था तो वो उसी की सराय में रुकता था। उनके पास पति हाइफन पत्नी का कोई कानूनी नाम नहीं था, फिर भी उनका करीबी रिश्ता और समझ आम जोड़ों से कहीं आगे निकल चुकी थी। लेकिन चूंकि उसने मदद करने का वादा किया था, वो सिर्फ अपने अंदर उठती कड़वाहट को पीकर रह सकती थी। वो जोड़ा सराय में आया और नतीजे का बेसब्री से इंतजार करने लगा। इस बीच लिविया ने अकेले में कैप्टन से बात की। जिस आदमी से वो प्यार करती थी उसे उधार देने की वजह यह थी कि एस्मार ने कभी उसकी जान बचाई थी। अगर उस जोड़े की मदद करने से सच में उन्हें एक बेटा मिल जाता तो वो इसे उस एहसान को चुकाने के रूप में गिन सकती थी। कैप्टन आखिरकार मान गया, हालांकि भारी मन से, लेकिन उसकी इस हाँ ने लिविया के दिल पर एक ताजा जख्म की तरह वार किया। फिर भी उसने खुद जोहाना को नहलाया और तैयार किया। उसने उस पर कैप्टन का पसंदीदा इत्र भी छिड़का, और जब एस्मार ने अपनी बीवी को इतना सुंदर सजे देखा तो उसके अंदर भी कुछ टूटकर बिखर गया। रात के अंधेरे के साए में वे तीनों पास में खड़े उस बड़े जहाज की तरफ नाव चलाने लगे। जहाज की छत पर एस्मार और लिविया ने शराब में अपना दुख डुबोने की कोशिश की, लेकिन वो कड़वी शराब उनके दिलों की तड़प को बुझा नहीं सकी। इस बीच जोहाना उस भारी योजना को पूरा करने के लिए कैप्टन के साथ केबिन के अंदर जा चुकी थी। बाहर इंतजार कर रहे दो लोगों के लिए एक घंटा एक पूरी सदी जैसा लग रहा था। जब केबिन से वे चहच आखिरकार बाहर निकले तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। उस रात वे चारों बिना सोए रहने वाले थे, लेकिन एस्मार और जोहाना के लिए ऐसा लगा मानो उम्मीद की एक चिंगारी आखिरकार दिख गई हो। अगले दिन कैप्टन को पेरिस वापस जाना था। जाने से पहले उसने अपनी प्रेमिका को खत लिखने की याद दिलाई। वो बहुत बेसब्री से जानना चाहता था कि चीजें कैसी रहेंगी। क्या जोहाना सच में एक बेटे से गर्भवती हो पाएगी या नहीं। आखिरकार किस्मत ने इस परिवार पर रहम दिखाया। जोहाना कैप्टन के बच्चे से गर्भवती हो गई, जैसी उम्मीद थी। अपनी खुशी के साथ साथ उस जोड़े ने उम्मीद और घबराहट को एक साथ उलझा हुआ महसूस किया। उनकी दोनों बड़ी बेटियां कुछ समझ रही थीं और अपनी सबसे छोटी बहन की देखभाल करने में बहुत मदद करने लगी थीं। महीनों के लंबे इंतजार के बाद एस्मार एक बार फिर दाई को लेने निकल पड़ा, और इस बार जमीन की लीज खत्म होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा था। लीज आगे बढ़ाने के दिन सामल को लगा कि जीत पहले से ही उसकी है और वो सबके सामने अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब एस्मार सच में एक नन्हे बेटे को गोद में लिए पहुंच गया। सामल ने बहुत बेमन से रिन्यूअल के कागज पर दस्तखत किए, फिर वो गुस्से में मेयर के दफ्तर से बाहर निकल गया। आखिरकार उस जोड़े के दिल पर रखा भारी पत्थर हट गया था। 1 साल से ज्यादा समय से उनके सिर पर छाए कालल आखिरकार छंट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैप्टन की इस भलाई का एहसान कैसे चुकाएं। इसलिए जोहाना ने बच्चे का नाम फ्रैंकोइस रखने की सलाह दी, जिसका मतलब था फ्रांसीसी आदमी। लेकिन लिविया को लगा कि यह बेवकूफी होगी, इस डर से कि इस नाम से फिजूल की बातें फैल सकती हैं। जबकि वो जोड़ा खुश था कि मुसीबत टल गई है, उन्होंने छोटी विगदिस की आंखों की नफरत को नजरअंदाज कर दिया। अंदर ही अंदर उसका मानना था कि इस नए बच्चे ने उसके माँ बाप का प्यार छीन लिया है। एक रात वो हाथ में तकिया लेकर पालने की तरफ चुपके से बढ़ी। जोहाना अपनी बेटी पर चिल्लाई नहीं और न ही अपने पति को जगाया। इसके बजाय उसने उस बच्चे को विगदिस की बाहों में रख दिया और उसे उस भाई के महसूस करने दिया जो खून से उससे जुड़ा था। फिर उसने धीरे से उसे वो कड़वा सच बताया जो बदला नहीं जा सकता था। घर और जमीन बेटों को दिए जाते हैं, बेटियों को नहीं। उनके पास इसे बदलने की ताकत नहीं थी, सिर्फ स्वीकार करने की थी। उसकी मां की प्यार भरी सीख ने विगदिस के दिल के अंधेरे को पिघला दिया और आखिरकार उसे अपने दिल की गहराई से उस बच्चे को स्वीकार करने का मौका दिया। फिर भी इस परिवार पर मंडरा रहा खतरा खत्म नहीं हुआ था। किसी तरह सामल ने ये अफवाहें सुन ली कि एक रात वो जोड़ा एक फ्रांसीसी आदमी के जहाज पर गया था और 1 घंटे बाद किनारे पर लौटा था। हालांकि वे कुछ समय के लिए सामल को चुप कराने में कामयाब रहे। जोहाना की घबराहट खत्म नहीं हुई। उस डर था कि ये बातें पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगी। लिविया ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने उन्हें जहाज पर चढ़ते देखा भी होता तो भी कोई इसे उनके बेटे से नहीं जोड़ेगा, क्योंकि टापू पर हर कोई जानता था कि कैप्टन उसका प्रेमी था।
लेकिन अपने प्रेमी की बात करते ही लिविया के दिल में निराशा की एक लहर दौड़ गई। 1 महीने पहले उसने कैप्टन को खत लिखकर बताया था कि जोहाना ने सही सलामत एक बेटे को जन्म दिया है, फिर भी कोई जवाब नहीं आया था। सब कुछ सबसे सही नतीजे पर पहुंचता हुआ लग रहा था, लेकिन लिविया को अभी भी जोहाना के चेहरे पर अकेलेपन की एक साफ छाप दिख रही थी। ये वही चेहरा था जो वो तब बनाती थी जब वो उस कैप्टन को याद करती थी। मानो दोनों औरतों के अंदर एक ऐसा जख्म था जो कभी पूरी तरह नहीं भर सकता था। जिस पल उन्होंने एक साथ वो फैसला लिया था, एस्मार और जोहाना के बीच की दूरी शायद पहले ही तय हो चुकी थी। जिस बच्चे का वे इंतजार कर रहे थे वो परिवार की जान तो बचा गया, लेकिन वो एस्मार के दिल में हमेशा के लिए गड़ा हुआ कांटा भी बन गया। लगातार 3 बेटियां पैदा करने के बाद आखिरकार उसे वो बेटा मिल गया जो वो चाहता था, और उसने अपनी जमीन और घर बचा लिया जिस पर उसका परिवार टिका था। लेकिन उस लड़के का चेहरा जो उससे बिल्कुल नहीं मिलता था, उसके दिल में एक ऐसी गांठ बन गया जिसे वो कभी सुलझा नहीं सका। एस्मार ने उस दर्द को पूरे 7 सालों तक सहा। आखिरकार उसके अंदर का बेनाम गुस्सा उस मासूम बच्चे पर निकल पड़ा। छोटा फ्रांस समझ नहीं पाता था कि जब भी उसकी अपनी बहनों से बहस होती तो उसके पिता की डांट हमेशा उसी पर क्यों गिरती थी। उसे जो चोट पहुंचती थी वो झगड़े से हुए गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब तक कि एक दिन पूरा परिवार बंदरगाह के बाजार नहीं गया, उसके दिल के उस बड़े राज का पहला कोना आखिरकार खुल गया। सामल, जिसने जोहाना को परेशान करना कभी बंद नहीं किया था, उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। हालांकि उसके पास कोई असली सबूत नहीं था, वो इस बात पर अड़ा था कि एस्मार कभी बेटे का बाप नहीं बन सकता, और फ्रांस का असली पिता वो फ्रांसीसी कैप्टन ही होना चाहिए। सामल ने जोहाना से कहा कि उसका बेटा अपने पिता जैसा ज्यादा से ज्यादा दिखने लगा है, और अब जब वो बड़ा हो गया है तो उसे जानने का हक है कि उसका असली पिता कौन है। जोहाना ने उससे कहा कि वो उसके बेटे से दूर रहे और वो उसे कभी नहीं मिलेगी। ठुकराए जाने के बाद सामल ने बच्चों के लीडर को एक सिक्का दिया और उससे सबके सामने ये अफवाह फैलाने को कहा। जल्द ही फ्रांस एक हरामी बच्चा है के नारे नम समुद्री हवा पर तैरते हुए बंदरगाह के हर कोने में गूंजने लगे, और सीधे फ्रांस के छोटे से घमंड को चीर गए। अपने बेटे के फटे कपड़े और बहती नाक देखकर एस्मार ने इस बार उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसने सब्र से उससे कहा कि वो उन कड़वे शब्दों पर ध्यान न दे। वे हमेशा एक परिवार रहेंगे और वो हमेशा उसका इकलौता पिता रहेगा। इस परिवार का प्यार देखकर लिविया को सच्चे दिल से खुशी हुई, लेकिन जब भी वो सोचती कि कैप्टन 7 सालों से ज्यादा समय से टापू पर वापस नहीं आया है और उसने एक खत तक नहीं भेजा है, तो कुछ न कुछ अजीब लगता था। उस लंबी खामोशी ने उसे एक ऐसी अनजानी घबराहट से भर दिया जिसे वो बता नहीं सकती थी। एक दिन एस्मार पक्षी पकड़ने के लिए हमेशा की तरह चट्टान पर गया। उसकी छोटी बेटी विग्दिस किनारे पर रुकी, अपने भाई को रस्सी संभालना सिखा रही थी, लेकिन एस्मार के शुरू करने से पहले ही उसने दूर से एक विदेशी जहाज को आते देखा। ये वही फ्रांसीसी सामान वाला जहाज था जो 7 सालों से ज्यादा समय से उसके दिल में एक बुरे सपने की तरह मंडरा रहा था। एस्मार ने अपनी बीवी से कहा कि वो वापस आ गया है। जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, तो एस्मार ने चुपके से राहत की सांस ली। लेकिन जिस आदमी को वो चाहती थी, उसे देखकर लिविया की दिल की खुशी बिल्कुल छुप नहीं सकी। उसने जल्दी से खुद को संभाला और एक सभ्य अनजान होने का तरीका अपनाया, मानो वो और कैप्टन सिर्फ मामूली जान पहचान वाले हों। कोई नहीं जानता था कि अंदर से उसका दिल पहले ही एक उबलता हुआ समंदर बन चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो प्रेमी 7 सालों से गायब था, उसने पहले ही किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी से भी ज्यादा दर्दनाक एक और कड़वी सच्चाई थी। कैप्टन को असल में उसकी भेजी हुई हर एक चिट्ठी मिली थी। वो अच्छी तरह जानता था कि जोहाना ने एक बेटे को जन्म दिया है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। लिविया ने खुद को शांत रखने और अपना आपा न खोने की पूरी कोशिश की। फिर भी जब वो कैप्टन की बीवी के लिए पीने की चीजें तैयार करने गई, तो वो बेवफा आदमी उसके पीछे कमरे में आ गया। उसने धीरे से लिविया से माफी मांगी, लेकिन उसकी सालों की खामोशी ने उस इंतजार करने वाली औरत को ऐसा जख्म दिया था जो भर नहीं सकता था। उसने लिविया से कहा कि वो उसे उसके बेटे से मिलाने ले चले। लिविया अच्छी तरह जानती थी कि एस्मार और जोहाना इतने सालों में अफवाहों से पहले ही बहुत दुख सह चुके हैं। अगर कैप्टन अब फ्रांस को अपना बेटा मानकर मिलने गया, तो ये आग में घी डालने जैसा होगा। अफवाहें और भी जहरीली हो जाएंगी। इससे उस गरीब जोड़े को फिर से दर्द होगा और आखिर में सबसे मासूम बच्चे को सहना पड़ेगा। कैप्टन की तड़प भरी गुजारिश के सामने वो बिल्कुल नहीं पिघली और उसने साफ इंकार कर दिया। फिर भी उनके जाने के बाद वो तुरंत एस्मार को ढूंढने गई। उसने बहुत सावधानी से फ्रांस को दरवाजे के बाहर रखा ताकि वो बड़ों की बातें न सुन सके, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका कहा एक एक शब्द खिड़की के नीचे लेटे फ्रांस ने सुन लिया था। आखिर कैप्टन ने कभी उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उस जोड़े को लगा कि उन्हें बच्चे को देखने की उसकी गुजारिश को नहीं ठुकराना चाहिए, और अपने पति को तसल्ली देने के लिए जोहाना साथ नहीं गई। उसने सिर्फ अपने बेटे को एस्मार के साथ सराय जाने दिया। पूरे रास्ते फ्रांस का दिल भारी था। जो बातें और अफवाहें उसने सुनी थी, उनसे उस समझदार बच्चे को पहले ही सच्चाई का थोड़ा अंदाजा हो चुका था। अंदर जाने से पहले एस्मार धीरे से झुका और उससे कहा कि अंदर जो जोड़ा बैठा है उसने कभी उनके परिवार की मदद की थी। उसे बस अंदर जाना है, तमीज से नमस्ते कहना है, और वे जल्दी घर लौट जाएंगे। एस्मार उस फ्रांसीसी भाषा को नहीं समझ सकता था जो कैप्टन बोल रहा था। वो बस ये नहीं समझ पा रहा था कि कैप्टन की बीवी के चेहरे पर जरा सी भी कड़वाहट क्यों नहीं थी। उसकी आंखें भी फ्रांस को देखते समय उम्मीदों से भरी हुई थीं। मुलाकात के बाद एस्मार अपने बेटे को घर ले जाने के लिए सब्र नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक बार फिर हर जगह मौजूद रहने वाला सामल उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया।
एस्मार ने सामल को चेतावनी दी कि वो अपने काम से काम रखे। उनके लौटने के बाद सब कुछ फिर से शांत होता हुआ लगा। फिर भी एस्मार का दिल बेचैन रहा, तूफान से पहले के खौफनाक सन्नाटे की तरह। कैप्टन का दावा था कि वो टापू पर सिर्फ 2 दिन रुकेगा, लेकिन जब तक वो वहां था एस्मार और जोहाना अपने दिलों को पूरी तरह शांत नहीं कर पा रहे थे। इस बीच कैप्टन अकेले में लिविया से मिलने गया। अपने पुराने प्यार को फिर से जगाने के बाद उसने आखिरकार अपने आने की असली वजह कबूल की। वो फ्रांस को अपना बेटा मानकर वापस लेने आया था, क्योंकि उसकी बीवी कभी मन नहीं बन सकती थी, इसलिए उनकी पूरी शादी में कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब उसके दादाजी मर चुके थे और एक बड़ी जायदाद छोड़ गए थे। अगर उसका कोई वारिस नहीं होता तो वो सब उसके कजन के परिवार द्वारा छीन लिया जाता। उसने लिविया से भीख मांगी कि वो उस लड़के को वापस पाने में उसकी मदद करे, वादा करते हुए कि अगर वो मान गई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा और उसके साथ रहेगा। कैप्टन की बात बहुत ललचाने वाली थी, लेकिन लिविया का दिमाग और उसके जज्बात एक दूसरे को खींचने लगे, उसे एक ऐसी जंग में ढकेलते हुए जैसी उसने पहले कभी नहीं सही थी। बहुत सोचने समझने के बाद उसने आखिरकार एस्मार को ढूंढने का फैसला किया। उसने उस जोड़े को कैप्टन की शर्तें बताईं और फैसला उन पर छोड़ दिया। हाल ही में सामल पूरे टापू पर अफवाहें फैला रहा था कि फ्रांस एस्मार का बेटा नहीं है। अगर वो मामले को कोर्ट में ले जाता तो सबसे बुरा नतीजा ये होता कि लीज का रिन्यूअल रद्द हो सकता था। वे फ्रांस को भी अपने बेटे के रूप में खो सकते थे। अब कैप्टन ने वादा किया कि अगर वे फ्रांस को ले जाने देने पर मान जाएं, तो उस लड़के को पेरिस में सबसे अच्छी पढ़ाई मिलेगी और एक दिन बड़ी जायदाद मिलेगी। बदले में वो उस घर और जमीन को सामल की मांगी हुई कीमत पर खरीद लेगा जिस पर वे रहते थे और उन्हें मुफ्त में दे देगा। फ्रांस ने अपने माँ बाप और लिविया के कीच की बातचीत का एक एक शब्द शुरू से अंत तक सुना। जब सच्चाई आखिरकार साफ हुई तो ये उस पर बिजली की तरह गिरी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि हरामी शब्द का असली मतलब क्या था। वो अपने पिता का खून से जुड़ा बेटा बिल्कुल नहीं था। बेबस और टूटा हुआ फ्रांस अकेला समंदर किनारे उस जगह भागा जहां उसका पिता पक्षियों को पकड़ता था और लंबे समय तक घर लौटने से इनकार कर दिया। और विग्दिस, वो बहन जो कभी उससे चिढ़ती थी, उसने चुपके से घर से रोटी उठाई। वो सिर्फ अपने छोटे भाई को थोड़ी सी गर्माहट देना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उसके जाने से पहले ही उसे पकड़ लिया। विग्दिस ने कहा कि उसका भाई बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने उनकी कही एक एक बात सुन ली थी। जब कैप्टन ने फ्रांस को ले जाने की बात रखी तो जोहाना और एस्मार का मन नहीं था, लेकिन यह सोचकर कि उस लड़के का भविष्य बेहतर हो सकता है उनका दिल पिघल गया और वे इस पर सोचने लगे। लेकिन जब सच्चाई जानने के बाद उनका बेटा भाग गया तो जोहाना को अचानक झटका लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके भविष्य के लिए की गई उनकी सारी खुदगर्ज योजना ने फ्रांस की अपनी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। उस सोच पर उसका दिमाग गुस्से की एक चमक में डूब गया। जोहाना ने अपना सारा गुस्सा लिविया पर निकाल दिया। उसने लिविया पर अपनी खुद की खुशी के लिए उस वादे को तोड़ने का इल्जाम लगाया जो उन्होंने पहले किया था। उस हिसाब से जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो सामल से भी बदतर था, जो सालों से जोहाना को परेशान कर रहा था। जोहाना सोच भी नहीं सकती थी कि उसका छोटा बेटा अपनी मां से अलग होकर एक के बाद एक अंतहीन रातें कैसे सहेगा। लेकिन अंत में वो अपने पति के फैसले को बदल नहीं सकी और अकेले घर लौटने से पहले अपने गुस्से को खामोशी में लपेट कर रह गई। एस्मार फिर कैप्टन और उसकी बीवी के साथ मेयर के दफ्तर गया। उसने जमीन के मालिक सामल को भी बुलवाया। कैप्टन ने उस जमीन को दुगनी कीमत पर खरीदा जिस पर एस्मार रहता था। बदले में सामल को एस्मार को फ्रांस के पिता के रूप में स्वीकार करना पड़ा और झूठी अफवाहें फैलाना बंद करना पड़ा। सामल को बस दस्तखत करने थे और पैसे उसके होते। लेकिन सामल हंसा और पूछा कि क्या फ्रांस सच में इतना कीमती है। उसके शब्दों ने एस्मार के मुंह पर एक खामोश थप्पड़ की तरह वार किया। वेपसी से वो नतीजा घर ले आया और वहां जो चीज उसका इंतजार कर रही थी वो थी उसकी बीवी का ताना और उसकी बेटी का खामोश इल्जाम। जब वो अपने बेटे को ढूंढने समंदर किनारे गया, कैप्टन की बीवी भी दुख से भारी थी। हालांकि वो कभी मां नहीं बनी थी, फिर भी वो अंदाजा लगा सकती थी कि किसी मां से उसका बच्चा छीनना कितना क्रूर काम है। इस बीच एस्मार ने चट्टान के पास अपने बेटे को ढूंढ लिया। जोहाना ने अपने बेटे को आखिरी बार नहलाया और उसे कैप्टन द्वारा लाए गए महंगे कपड़ों में सजाया। जाने से पहले फ्रांस ने पिंजरा खोला और उस समुद्री पक्षी को बाहर निकाला जिसकी देखभाल उसने खुद की थी, अपने पिता की तरह। उसने बिना हिचकिचाए उसकी गर्दन मरोड़ दी। उस पल में उसने एक सच्चा पक्षी पकड़ने वाला बनने की सख्त रस्म पूरी की, क्योंकि वो जानता था कि उसे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। उसने उन माँ बाप को गले नहीं लगाया जिन्होंने वो क्रूर फैसला लिया था, लेकिन उसने अपनी तीनों बहनों को आखिरी बार कसकर गले लगाया। ये एक बच्चे का खामोश विरोध था और उसके पास देने के लिए बची हुई सारी तड़प थी। अपने भाई को ले जाने वाली छोटी नाव को दूर और दूर जाते देखकर विग्दिस अचानक किनारे की तरफ भागी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई उनकी नाव के पीछे अपनी नाव को धकेलने की कोशिश करते हुए। और एस्मार, जो वो फैसला लेने के बाद से तड़प रहा था, उसने आखिरकार अपने अंदर उठते बवंडर को दबाना बंद कर दिया। वो उसके पीछे भागा। बाप और बेटी ने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाए, फिर भी वे आगे निकल चुकी नाव को पकड़ नहीं सके। उस पल फ्रांस ने अपनी बहन की पुकार साफ सुनी। बिना जरा सी हिचकिचाए उसने उस महंगे कोट को फाड़कर फेंक दिया जो उसकी जंजीरों का प्रतीक था। फिर वो उस जमा देने वाले ठंडे समंदर में कूद पड़ा और पागलों की तरह तैरता हुआ वापस अपने परिवार की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन और उसकी बीवी ने वापस मुड़ने का कोई हुक्म नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ खामोशी से नतीजे को स्वीकार किया। उस खामोशी में पति और पत्नी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में उन्हें वही राहत मिली, मानो कोई भारी बोझ आखिरकार लहरों के साथ बह गया हो
और फ्रांस, उस पक्षी पकड़ने वाले का बेटा, अपनी पहचान के कोहरे को पार करने के बाद आखिरकार अपनी जिंदगी के शुरुआती मोड़ पर वापस लौट आया। ये फिल्म गहराई से दिखाती है कि कैसे प्यार और दिल की पुकार कड़े सामाजिक दबाव के बीच आखिरकार मुक्ति ला सकती है। एस्मार और जोहाना का दुख यह है कि एक गलत कानून से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्यार और इज्जत के सबसे सच्चे हिस्सों को कुर्बान कर दिया। लेकिन कहानी की उम्मीद अगली पीढ़ी में टिकी है, जो अपने सबसे साफ जज्बातों और कामों से अपने माँ बाप को सिखाती है। एक सच्चा घर प्यार और साझी यादों से बनता है। इसे किसी बाहर के कानून या पैसों की हालत से नापा या छीना नहीं जा सकता। सच्चाई जानने के बाद फ्रांस पास के उस किनारे पर भागा जहां उसका पिता पक्षियों को पकड़ा था। अंत में उसने उस समुद्री पक्षी की गर्दन तोड़ दी। ये एक ऐसा काम था जो गहरा मतलब रखता था। अपने पिता के हुनर की नकल करके और उसे अपनाकर उसने पक्षी पकड़ने वाले के बेटे के रूप में अपनी खुद की पहचान पक्की करने की कोशिश की और खून के रिश्ते के खालीपन का सामना किया। जब वो समंदर में कूदा तो उसने सिर्फ एक महंगा कोट नहीं उतारा, बल्कि खून और दौलत से मिलने वाले हर लालच को लात मारी। वो किसी घर या जमीन के टुकड़े की तरफ नहीं तैर रहा था। वो प्यार से बने एक ऐसे गर्म ठिकाने की तरफ तैर रहा था जो भले ही गरीब था और किनारों से टूटा हुआ था। फ्रांस और उसके पिता एस्मार दोनों के फैसलों ने खामोशी से एक ही सच का ऐलान किया। दिल का जुड़ाव खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।